चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि एक ट्रायंगल है दैट इज ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कि बी सी पर कोई पॉइंट डी है। जैसे ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है, मिला लीजिए, ठीक है। और कह रहा है कि एंगल ए डी सी जो है, ए डी सी है, ये वाला एंगल जो है आपका वो दिया हुआ है कि ये वाला जो आपका एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये थीटा का है। वो एंगल देखिए ये दिया हुआ है, एंगल ए डी सी जो है वो बराबर है एंगल बी ए सी के, ठीक है। यानी कि बी ए सी कौन सा एंगल, ये, यानी अगर ये थीटा का है तो ये भी थीटा का ही होगा। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है कि सिमिलैरिटी कंसेप्ट यूज करना है। सिमिलैरिटी आप लगा दीजिए, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। देखिए कैसे, ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल ए जो है वो थीटा है और ए डी सी में डी सी थीटा है, ठीक है। और देखिए सी जो है वो दोनों में कॉमन एंगल है कि नहीं है, दोनों में कॉमन एंगल है, तो दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। वैसे भी अगर दो एंगल भी बराबर हो जाएंगे किसी ट्रायंगल के तो सिमिलैरिटी कंसेप्ट यूज होती है, ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है कि नहीं है ना। तो देखिए अब अगर मैं बात करूं ए बी सी में, तो ए बी सी में अगर मैं थीटा के सामने आपसे पूछूं कि क्या है तो आप कहेंगे कि थीटा के सामने है बी सी, है ना। और अगर मैं पूछूं कि थीटा के सामने उस छोटे वाले ट्रायंगल ए डी सी में क्या है तो ये है ए सी, ठीक है कि नहीं। और ये इक्वल हो जाएगा आपके। अब देखिए थर्ड साइड है आपकी कौन सी, थर्ड एंगल कौन सा है आप बताइए। थर्ड एंगल कौन सा है, बी है, बी थर्ड एंगल है। तो थर्ड एंगल के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में यानी कि ए बी सी में कौन सी साइड है, ए सी है कि नहीं है, ये है ना। तो आप लिख लीजिए ए सी। और छोटे वाले ट्रायंगल में थर्ड साइड कौन सी है उसकी बताइए, थर्ड साइड ये है ना, थर्ड साइड ये है, तो थर्ड साइड के सामने क्या है, डी सी। तो देखिए बस यही आपसे पूछा था कि सी ए बाई डी सी का रेशियो बराबर होगा बी सी बाई सी ए के, यही पूछा था आपसे, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सेट ई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इजी था बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 6 से, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकाले। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 6 से डिविजिबल यानी कि क्वेश्चन नंबर इसमें तो 8 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 6 से डिविजिबल यानी 6, 12, 18 और ये कहाँ तक जाएगा, 14 पद तक, 40th पद तक। तो आपको पहले निकालना क्या है कि 40th इसका जो टर्म है वो कौन सा होगा। तो 40th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, ठीक। तो अब टर्म निकाल लीजिए आप इसका। तो टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 40 नंबर का है, a कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 39 इंटू डी कितना हो जाएगा 6, है ना, 12 और 6 के बीच का डिफरेंस। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 334 आएगा आपको, ठीक। नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है कि अब इसका सम निकालना है। आपको क्या पूछा है कि इन धन पूर्णांकों का क्या, इन 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का योगफल क्या होगा, ये पूछा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। अब आपका आधा सवाल यहाँ हो गया है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला सब लोग जानते हो। सम का फॉर्मूला क्या होता है कि सम इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, ये सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है कि नहीं बताइए। सम का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो n कितना था 40/2 यानी 20, 2a यानी कि 2 और इंटू 6 और n माइनस 1 इंटू डी तो यहाँ से निकाले हैं हम लोग ना, देख लेते हैं। 39 6 कितनी होती है, ठीक है, 9 चक 54 के 4 हाथ, ठीक है। और इसमें छोड़ दे 6 जोड़ दीजिए तो ये
240 होगा, ठीक है ना, ये 240 होगा, ठीक। और ये हो जाएगा आपका, ये आएगा आपका कितना 2a इंटू 6 और प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 234। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए कर ही देती हूँ। 234 प्लस 12 कितना हो जाएगा 246। अब 246 जो हो गया 246 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना कुछ आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सम, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन उससे भी इजी पूछा गया था, ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, चलो कम कर दो इसको, ठीक है। अच्छा ये ठीक है, चलिए देखिए, ओ ज़्यादा पतला हो गया, ठीक है। चलिए देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्किल है, एक क्वेश्चन नंबर 9 है सेट ई में, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये कह रहा है कि एक सर्किल है, ठीक, ये सर्किल है, इसका केंद्र जो है वो सेंटर जो है वो है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा। अच्छा कोई पॉइंट यहाँ पर Q है, स्पर्श रेखा का मतलब होता है टेंजेंट लाइन। मैं हिंदी में इसलिए पढ़ी हूँ क्योंकि बिहार बोर्ड का पेपर है, ठीक है ना, तो बहुत बच्चे इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे, ठीक। ये हो गया Q, आपको क्यों खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, अगर वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इस स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है जो सेंटर से कितने मीटर की दूरी पर है, सेंटर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये त्रिज्या दिया हुआ है 5। आपको पता है, आपको पता होगा, आपने क्लास में पढ़ाई है कि जब किसी भी सर्किल पर, देखिए ये सर्किल है, अगर आपने पढ़ा है कि अगर ये सर्किल है, जब हम इस पर कोई टेंजेंट लाइन खींच रहे हैं और इस टेंजेंट लाइन पर जब सेंटर से कोई लाइन खींची जाती है तो ये परपेंडिकुलर होती है। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर। या तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं उनको मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करा दिया था, ठीक है ना। 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट होता है, 3, 4 एंड 5 ट्रिपलेट होता है, आपको 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है, 12, 35, 37 ट्रिपलेट होता है, 9, 40, 41 ट्रिपलेट होता है। ये बहुत सारे ट्रिपलेट्स मैंने इवन और नंबर के ट्रिपलेट्स भी निकालने सिखाए अपने क्लास में बच्चों को, तो ये तो इजीली आपने 12 निकाल दिया होगा, ठीक है। या फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिए, जो बच्चे नहीं जानते मैं उनके लिए बता देती हूँ भाई, आप लोग क्लास में जो लोग नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, जो सीखना चाहें वो सीख सकते हैं। देखिए अब क्या है कि अगर नहीं, जिनको नहीं आ रहा होगा वो कुछ मत करिए। ये देखिए अगर किसी ट्रायंगल में अगर ये 5 है और ये 12 दिया है तो आप इजीली निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इन रूट, ठीक है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट तो यही कहता है भाई कि AC की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो यही होगा, यानी कि 25 प्लस 144 तो 169, यानी कि कितना हो जाएगा भाई 13 सेंटीमीटर। इस तरह भी आप निकाल सकते थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूक्लिड विभाजिता का नियम है, मॉडुलस से निकालना है, वो निकाल सकते हैं आप। एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना था। अच्छा एक क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर पूछ लिया गया था कि 1.8 के ऊपर ये था, अब कह रहा है कि इसको फ्रैक्शन में लिखिए। अब जो बच्चे बिहार बोर्ड में पढ़े होंगे वो 9th क्लास में सिलेबस में पढ़े होंगे या CBSE वाले भी पढ़ते हैं, देखिए बहुत ही ईजी है। इस 1.8 का मतलब क्या है, 1.888 यही कहने का मतलब है ना, यही है। यानी अगर मैं इसको x = मान लूँ तो यही है। अब क्या करिए कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 डिजिट के बाद ही एक वो है, तो यानी कि 10x = क्या आ जाएगा 18.888, यही आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए अब इक्वेशन 2 हो गया, तो अब देखिए अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो आएगा 9x = 17, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 17/9। देखो कितना इजी था, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आप सेट देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका,
दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ट्रिगो से क्वेश्चन पूछा गया, माय फेवरेट चैप्टर। ये तो मैंने अपने क्लास में बच्चों को इतना पढ़ाया है कि अब क्या ही बताया जाए। चलिए, लेकिन ये क्वेश्चन आप जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ इसको समझिए और प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। देखिए, tan1, tan2, tan3 डॉट 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 करके tan89 लिखा हुआ है। देखो बच्चे, और इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्यों? tan89 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, हमको सीधे सीधे बताओ, tan90 डिग्री -1 ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बताओ तुम हमको, ठीक है। तो ये क्या होगा? ऐसे देखो, cot 90 डिग्री -1 लिख सकते हैं कि नहीं? एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा आपको मैं बता रही हूँ, गड़बड़ हो जा रहा है, पेन चलाना थोड़ा सा कठिन है इस पर, ठीक है। देखिए, tan89 है ना, इसको अगर मैं पूछूं कि कॉट के टर्म में लिखो तो तुम क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, क्या लिख सकते हैं बताइए? cot1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस थीटा से, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला प्रयोग करके। तो ऐसे ही tan जो 2 है उसके लिए हमें T8 लिख सकते हैं। तो ये tan1 और ये cot1, इसको cot1 लिख सकते हैं, कट जाएगा कि नहीं? इसी तरह सारी वैल्यू कट जाएगी और वैल्यू 1 आएगा, ठीक है कि नहीं आएगा? ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है, सेट ई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये एकदम ही क्वेश्चन इजी था। मेरे बगल में एक बच्ची है, वो आई थी तो उसने बोला कि बहुत कठिन है, लेकिन मैंने अपने क्लास में बच्चों को इसको इतनी बार बनवाया था कि अब आप बच्चों से ही पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे। देखो, देखने में तो है बहुत भारी, देखने में, अरे देखने में भी भारी नहीं है भाई, कोई क्वेश्चन देखने में भारी नहीं होता, उसे हम लोग भारी तरीके से देख लेते हैं, ठीक है ना। ये दिया है और पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? tan² प्लस tan4 है, यही होगी, यही कह रहा है। अब देखो, अब यहाँ से इसको समझो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? क्या मैं sec² निकाल लूँ? यहाँ से sec² निकाल लो तो sec² -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बताइए, ठीक। और अगर क्लास में आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, जिस भी टीचर ने पढ़ाया होगा तो आपको ये चीज़ पढ़ाया होगा, ठीक है, 1। यानी कि यहाँ से हम sec² इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस tan², लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब क्या, अब देखिए sec², अब देखिए sec² -1 इज इक्वल टू व्हाट? tan²। ये तो हो गया। क्या sec² को मैं tan के टर्म में नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, 1 प्लस tan²। पेन मेरी है, मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ, लेकिन उसके लिए पीछे जो है आपको एक रेशनल व्यू देना होगा, तो रेशनल व्यू भी मैंने दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया ना, ठीक है। चलिए, पेन मेरी है तो मैंने लिख लिया tan²। अब tan मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan4, बस यही तो आपसे पूछा गया था। कहाँ से ये भारी था आपको? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इजी है कि नहीं? 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन तो और भी आसान था। चलिए, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए, समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है, बच्चे समझ जाते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे बिल्कुल समझते हैं। 5, ठीक है, 5, अच्छा ठीक है, साफ साफ लिख देती हूँ। cos² 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चे? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, प्लस sin sec² 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चे? तो बताओ, 4/3 होती है कि नहीं होगी? होगी, और ये हो जाएगा 1। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए लिखा हुआ है, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, sin² 30 डिग्री यानी 1/4, sin² 30 डिग्री यानी कितना? 1/4, और cos² 30 डिग्री यानी 3/4, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/4, यानी कितनी आ जाएगी? 1, यानी नीचे का काम खत्म हो गया, ठीक। ऊपर देखिए कितना हो जाएगा? 12,
ठीक है। तो ये 4 तियाँ 12 यानी 15 ऊपर हो जाएगा, और ये 3 ये 64 ऊपर आ जाएगा, और ये 12। अब देखिए कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका आंसर, 5 9 17 माइनस 12/12, तो ये हो जाएगा 9 9 में से 2 गया 7, और 6/12। ये आंसर था इसका। जिनका जिनका आ गया होगा वो मिला लेंगे भाई, बिल्कुल आंसर आपको एकदम मिलवा देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था निर्देशांक ज्योमेट्री से था। इसको कहते हैं आपके देखिए जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं नहीं डील कर रही हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो भी करा दूंगी। ठीक है ना, इसका एरिया निकाल के मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 एकदम एक ही जैसे हैं, और 18 भी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। अब मैं 2 दिन में आपको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर ही पढ़ा दूंगी। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें बताने लायक कोई भी बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं दिया गया था। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि एक 12 सेंटीमीटर का 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक कोई वृत्त है। ठीक है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी कि ये 42 का है, ये भी 42 का है ना। और यहाँ पर जो थीटा एंगल ड्रॉप हो रहा है, ये जो थीटा एंगल यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, ये थीटा एंगल जो है वो कितने का है, 30 डिग्री का है। ठीक है ना, और 30 डिग्री का है, और आपसे पूछा है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यार पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, कुछ करना थोड़े ही था, बस वैल्यू ही तो पुट करना था। कोई देखिए आप खुद देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, एकदम ईजी है। ठीक है, देखिए 12 और 42 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12 दूना 24 के 2, हाथ में लगा 4, करीबन 522 सेंटीमीटर इसका आंसर आना था। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है मीन निकालने को। अब देखिए जो बच्चे मीन पढ़े होंगे, अब यही आपको मीन के मेन कॉन्सेप्ट को यूज करना। देखो मीन 3 तरीके से निकाला जाता है। एक तो सिंपल मेथड, ठीक है, जो कि क्लास में अक्सर बताया जाता है कि जो मीन होता है यक्स बार होता है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, ये पढ़े होंगे। एक होता है आपका एक मीन निकालने का मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में कोई यक्स बार निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग कि ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ, ये होता है। और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, और इस क्वेश्चन के लिए यही मेथड परफेक्ट होता और सीधे सीधे इसका आंसर निकल जाता। ठीक है, तो मैं आप इस डाटा के लिए आप यही यूज किए। देखिए मैं निकाल रही हूँ, फटाक से निकल जाएगा और इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे दिया है, 0 to 100, 100 to 200, 200, अच्छा ठीक है भाई, साफ साफ लिख दे रहे हैं 300। मैम आप साफ साफ नहीं लिखती हैं, ठीक है बच्चा, हम देखो साफ साफ लिख दे रहे हैं एकदम। बच्चा ये जो पेन है ना, मुझे अभी थोड़ी चलाने नहीं आती इस पर, ठीक है ना, मैं सीख लूँगी तो अच्छा लिखूँगी इस पर, ठीक है ना। ये अब देखो यहाँ दिया हुआ है एफ दिया हुआ है क्या, 6 9, देखो पेन चेंज कर लेते हैं, 6 9 15, अच्छा ठीक है, बिल्कुल साफ साफ लिख रहे हैं, 12 and 8। ठीक, अब देखिए अगर मीन निकालना है तो आपको क्या चाहिए, मीन निकालने के लिए हमको पहले चाहिए एक्स। ठीक है, तो एक्स निकालेंगे तो एक्स कैसे होता है, ये एक्स यहीं से निकालेंगे, ये एक्स यहीं से निकालेंगे। कैसे एक्स निकलेगा, दोनों को सम कर दीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 450। इज इट क्लियर। अब देखिए यहीं पर आपको गुणागणित करना है, ठीक है ना, आपको यहीं पर दिमाग लगाना है। अब देखिए बच्चे क्या किए होंगे ये मुझे मालूम है, मेरे ही बच्चे पढ़ने गए होंगे ना तो एग्ज़ाम में करके आए होंगे कुछ अलग ही। तो यहाँ पर आप क्या करिए कि डी निकालिए,
डी क्या होता है, कोई भी वैल्यू इसमें से एज्यूम कर लीजिए, जैसे मैंने इसे एज्यूम कर लिया तो a माइनस एक्स बाई एच। अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं तो ये आएगा -1, ये आएगा -2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। एफ डी निकाल लीजिए, एफ डी निकालेंगे तो आएगा -6, ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका, मैं बता देती हूँ कैलकुलेशन मैंने करके रखा है सारा। आज क्वेश्चन पेपर आते ही मैंने सबसे पहले क्वेश्चन कैलकुलेट ही किया है, ठीक है। देखिए अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आप देखिए अब जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू सिग्मा जो एफ डी आएगा वो आएगा आपका 11 आएगा, ठीक आएगा। अब देखिए अगर यक्स बार निकालना है हमको, यक्स बार यानी कि हमको मीन निकालना है अगर, तो हमको क्या चाहिए, मीन के लिए यक्स बार के लिए हमको फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। बस ये सिंपल लगा देना था। ए क्या हो गया, एज्यूम कितना किए थे 250 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आ गया 11 और सिग्मा एफ जोड़ोगे ना तो ये आ रहा है 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू एच कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 100 का है, ठीक है ना, दोनों लिमिट के बीच का डिफरेंस 100 का है ना, ये काट दीजिए 5 2 10 और ये जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 272, ये 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही मीन आ रहा था, अगर आपका आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो भाई बच्चे देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और देखो जो बच्चे ना इसको देख रहे हो मेरी बात समझो, मैथ्स का पेपर है, ठीक है, और इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, ह्यूमन एरर होते हैं, तो कोई भी प्लीज़ फ्रस्ट्रेट मत होइएगा कि मेरा आंसर रॉन्ग हो गया, मेरा ये हो गया वो हो गया। देखिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने किया आपने बहुत बेहतर किया है, ये मान के चलिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट के लिए करिए, कल आपका पेपर होगा साइंस का, तो प्लीज़ उस साइंस के लिए तैयार करिए, घबराइए बिल्कुल भी मत। क्लास 10th के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है बच्चे, एंजॉय करो इसको, गणित है इसको एंजॉय ही किया जाता है, ठीक है ना। चलो देखो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन मीन का मैंने निकालना बता दिया। अब देखिए एक था कि एक आपको पेरीमीटर निकालना है सेमी सर्कल का, कुछ नहीं करना है, आपको डायमीटर दिया था, डायमीटर दिया है यानी कि वो आर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पाई आर हो जाएगा, बस पाई आप आर निकाल दीजिए 22/7 इंटू 12, बस यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 था आपका ई नंबर का, ठीक है, इस सेट का। नेक्स्ट देखिए अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए ये क्वेश्चन क्यों मैं कह रही हूँ कि अच्छा है, क्योंकि देखिए वास्तव में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना था, क्योंकि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि देखो 2 क्यूब है उसको ना ऐड कर रहे हैं, क्या है कि 2 क्यूब है, 2 क्यूब है, ठीक है, ये हो गया एक, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो। अब देखो दूसरा क्यूब जो है वो देखो ऐसे कर लो इसको, और कुछ इस तरह का 2 क्यूब है उसको ऐड किया जा रहा है ना। देखिए एकदम ही 2 क्यूब ऐड हो गए कि नहीं हो गए बताइए। देखिए 2 क्यूब ऐड हो गए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपको दिया हुआ है, इसकी जो डायमेंशंस दिए हैं उसमें ये कह रहा है कि जो इसका डायमेंशन है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि जो इस क्यूब, ये जो सिंपल सा क्यूब अगर बाहर की तरफ मैं बना दूँ तो इस क्यूब का डायमेंशन क्या दिया हुआ है, इस क्यूब का डायमेंशन ये दिया हुआ है कि ये 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर वाला ही, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब 8 सेंटीमीटर ही है। लेकिन जब आप इन दोनों क्यूब को ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये 2 क्यूब जब ऐड हो गए तो ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा ना, तो यानी कि जो लेंथ होगी वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस एक यही चीज़ इसमें चेंज होना था, यानी कि लेंथ कितना आ गया 16 सेंटीमीटर,
ब्रेथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई, ये भी 8 सेंटीमीटर ही हो गई बच्चे, 8 सेंटीमीटर ही हो गई। अब कुछ करना ही नहीं, अगर टोटल सरफेस एरिया कहा है तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH लगा दीजिए और आपका फॉर्मूला, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने शायद इसको निकाला हुआ है, आपको आंसर बता देती हूँ कितना आएगा। इसका आंसर देखिए आ रहा है 640, ठीक है 640, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा बच्चे, ठीक है। ये 640 के अराउंड आंसर आ रहा है, बस ट्रिक यही थी, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक रिंग है जिसका एरिया आपको निकालना है, ये रिंग हो गई, ठीक है। इस रिंग का एरिया निकालना है, अगर ये दिया हुआ है 23 और ये दिया हुआ है आपको अंदर वाला, सॉरी ये 23 दिया हुआ है और अंदर वाला आपका दिया हुआ है, ये अंदर वाला जो ये है ना, ये दिया है 21 और इसका एरिया कह रहा है कि निकालिए। तो आपको रिंग का एरिया बताया गया होगा πr² माइनस r², यही ना रिंग का एरिया होगा, छल्ले का एरिया, यानी बड़े वाले में से निकाल दो तो यही ना छोटा वाला का एरिया बचेगा। यही तो एरिया आपसे पूछा जा रहा है, इसी रिंग का तो एरिया पूछा जा रहा है आपसे, यानी 22/7 23 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ ना आप प्लीज़ इसका स्क्वायर निकालना मत शुरू कर देना, A² माइनस B² का फॉर्मूला लगा दो बच्चे, एकदम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बस कैलकुलेट कर दीजिए इसकी वैल्यू, और कैलकुलेट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 3 और 1 4 2 44, और ये हो जाएगा तुम्हारा 21 निकला है ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है साफ सुथरा लिख देती हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया 44 इंटू 44/7, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है आपका, इसका आंसर मैं निकाल रही थी तो आ रहा था करीबन 276.5 करीब, ठीक है। तो ये जिनका भी हारा हुआ सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो इसको प्रूफ करिए। तो ये तो इजी है, आप कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा था, ये अच्छा था, ये आप बिहार बोर्ड वालों के लिए कठिन नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगी कठिन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन CBSE बोर्ड की जैसे RD शर्मा RS अग्रवाल वगैरह बुक लगाएंगे ना तो उसमें आसानी से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैंने ये क्लास में क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाया था बच्चों को, जो बच्चे मेरे हैं और मेरे को सुन रहे हैं या मेरे को देख रहे हैं, याद कर लो, देखो मैं क्लास में सब कुछ पढ़ाई हूँ, ठीक है। अब देखिए 2x², वैसे बच्चों ने मुझे कॉल किया था कि मैम पेपर अच्छा आया था और हम लोगों ने अच्छा किया है, ठीक है। और आपसे पूछा था कि 1/α प्लस 1/β की वैल्यू क्या होगी। अच्छा बच्चे ये बताओ कि इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा, ऊपर लिख लूँ बीटा और अल्फ़ा। देखो बच्चे अगर प्लस है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लूँ या बीटा प्लस अल्फ़ा लिख लूँ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये दिमाग में रख लेनी है आपको, ठीक है। दूसरी बात ठीक, अब देखो बीटा प्लस अल्फ़ा कह रहा है तो आप तो इक्वेशन निकालना सीखे हैं ना, -b/a यानी कि 11/2 है ना, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a यानी 15/2, ये दोनों कट ही जाने हैं, यानी 11/15, ये इसका आंसर था, 11/15 ये इसका आंसर। अच्छा ठीक है भाई, साफ लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो बहुत थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि 3x² प्लस 4x प्लस 2k इस ये दिया हुआ है, इसका एक जो अल्फ़ा है, मतलब कि एक जो इसका शून्यक है यानी कि 0 है, वो है -2, और आपसे पूछ रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखो सोचो कि आप कैसे अपने आंसर को जस्टिफाई करोगे, आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि आप सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। आप देखिए अगर एक शून्यक दे दिया है तो अल्फ़ा
प्लस बीटा तो आप जानते हो ना कि क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ठीक है। यानी कि अल्फा की वैल्यू आपको पता है -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -4/3, है ना। यानी बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -4/3 और +2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, तो आप देखिए मैं इसको प्रूफ करके पूरी तरह से बताऊंगी क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। बीटा की वैल्यू क्या है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 जा 6, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, है ना। यानी कि 2/3, यानी बीटा की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2/3 बीटा की वैल्यू, यानी एक तो हो गया अल्फा की वैल्यू -2 और ये हो जाएगा 2/3। अब हमको अल्फा इंटू बीटा तो पता ही है क्या होता है बच्चे, C/A, यानी कि 2K/3, ठीक है कि नहीं बताइए। अब अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, -2 इंटू 2/3 और 2/3 इंटू के। अब देखो ये दोनों तो कट ही जाने हैं, यानी के की वैल्यू तो -2 आएगी। अब मैंने बोल दिया कि -2 आएगा, क्या ये आंसर सही है, ये आप कैसे जानेंगे। अब देखिए ये मैं बताती हूँ आप कैसे जानेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको कट कर रही हूँ, आप यहाँ तक वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू हमको क्या मिल गई थी, 2/3 ना, 2/3 मिल गई थी, और हम के की वैल्यू -2 निकाल दिए थे, ठीक। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, तो पहले आप एक काम करो, 3x² + 4x + 2 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना रख लो, 0 रख लो। अगर शून्य होगा तो इसको जस्टिफाई करेगा, यानी 3x² + 4x - 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ से अगर दोनों शून्य की वैल्यू बराबर आ जाती है, यानी कि 2 और 2/3 -2 और 2/3 आ जाती है, इसको फैक्टराइज करने के बाद, इस पोलिनोमियल को तोड़ने के बाद अगर शून्य की वैल्यू आ जाती है तब तो क्वेश्चन सही है, अगर नहीं आ रही है तो गलत है, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, चलिए देखिए। अब यहाँ पर आप क्या करिए, 4 × 3 = 12 होता है, ठीक है। यानी कि 3x² 12, 6 दूना के 12 होता है कि नहीं होता है, बता दो, होता है मैम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 अगर x कॉमन निकाल दें तो ये बचेगा x + 2, बचेगा कि नहीं बताइए। और यहाँ से 2 निकाल दें तो x + 2 यहाँ बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी 3x - 2 और x + 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताइए, है ना। अब देखो अब क्या होगा कि अब 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, और ये कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और देखिए यही तो अल्फा और बीटा की वैल्यू है, यही तो ये बीटा मैंने निकाला था और ये अल्फा आपको दे रखा था, यानी कि जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन की -40 -15 10 35 ... इसका पूछा है कि 10th टर्म क्या होगा। कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए ए तो आपको पता है कि -40 है, ठीक है, ठीक। बी कितना है बताइए, डी कितना है, -15 -40 यानी कितना, 25, यही ना, लो भाई साफ लिख दिए, ठीक है। 40 में से 15 घटाओगे तो आएगा 25, यानी कि डी की वैल्यू है, बस 10th टर्म निकाल देना। 10th टर्म निकालना है तो कितना हो जाएगा, a + 9d, है ना, होगा 10th टर्म, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी, -40 + 9 इंटू डी कितनी आ गया, 25। अब देखो -40 प्लस ये 225 होता है, और आप इसमें से 40 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 5 185। ये आंसर था इसका, ठीक है, इसका 10th टर्म, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ये देखिए ये भी बहुत ही आसान था, ये भी APGP का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिया हुआ है 3 10 17 के कौन से
कौन सा पद उससे 13वें पद से 84 अधिक है। पहले तो आंसर बता देना, इसका आंसर आएगा 25 पद टर्म, ठीक है ना। कैसे आएगा वो देखिए, देखो 3, पहले तो तुम 13 ही टर्म निकाल दो। 13 टर्म निकालने का टर्म निकाल 13 टर्म, ठीक है ना। 13 टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a+n-1 इंटू डी, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर a की वैल्यू 3 है प्लस n कितना, कौन सा पद निकालना है आपको, 13 पद निकालना है, यानी कि 12n-1, ठीक है, इंटू डी कितना 7d, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 84 + 3 कितना 87, यानी कि जो आपका 13th टर्म था वो कितना आ गया आपका 87 आ गया, ठीक। अब कह रहा है कि इससे 84 ज़्यादा कौन सा टर्म होगा, यानी 7 4 11 8 8 16 1 17, यानी कि अब यहाँ से आप टर्म निकाल सकते हैं बच्चे, टर्म निकाल सकते हैं। कैसे टर्म निकालेंगे देखिए, अब टर्म कैसे निकालेंगे, 171 इज इक्वल टू ए कितना था 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना था 7, ये 3 इधर ले आकर के करेंगे तो 168, ठीक है, ठीक है, और n-1 इंटू 7, और 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 7 2 जा कितना हो जाएगा बच्चा 12, और नहीं 7 दूना के 14 और 7 चौके 28, और n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 25, तो इसका 25th पद जो होगा वो 13th पद से 84 ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये बच्चे देखो जो मेरे क्लास वाले हैं, अगर ये छोड़ के आए होंगे ना तो सही बता रहे हैं, जीना बेकार बनना बेकार, ठीक है ना। देखो ये कहा रहा था कि सर्किल, इसको मैंने बहुत तरीक़ों से बताया था, बहुत तरीक़ों से बताया था। मैं कह रही थी ना तुम लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे, लगेगा कि सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट होते हैं, है ना। देखो बहुत ख़राब बन गया, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। देखिए अब देखिए बढ़िया से बना देते हैं। कह रहा है कि ए बी सी, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करिए कि एरिया इसका, मतलब कह रहा है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो √3/4 a² होता है, ये प्रूव करिए। अब देखो मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखा रही हूँ, इसी के माध्यम से सीखिए। अगर ये परपेंडिकुलर है डी, यानी कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, चलिए ठीक है 90 डिग्री हो गया भाई, ये 90 डिग्री है, और आपको पता है कि अगर ये सारी साइड्स ए हैं ए हैं ए हैं तो ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। अगर क्लास में आप लोग नहीं सीखे हैं तो मैं बता दूं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होता है जिसमें उसकी मीडियन ही उसकी हाइपोटेन्यूस होती है और वही उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ठीक है। चलो अगर ये 60 है, ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो मैं प्रूफ करके दिखा दे रही हूँ, 60 है और ये 90 है, तो ये कितने का आएगा, 30 का आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, 30 का आएगा। अगर ये 30 का आएगा तो ये भी 30 का आएगा, तो क्या ए डी लाइन इसकी एंगल बाइसेक्टर नहीं हो गई, हो गई, बिल्कुल हो गई। अब देखो, अब अगर एच निकालना हो तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो तो ट्रिग्नोमेट्री ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एच बाई, अब देखो अगर ये मीडियन है तो ये a/2 में बट रहा होगा और ये भी a/2 में बट रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो h/a/2 यानी कि 2h बाई आपका ए आ जाएगा, ए आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अरे भाई h/a/2 लिखोगे, a/2 तो ये a/2 जो है ये 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो वही तो लिख रही हूँ। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री अगर मैं ले लूँ तो बताओ, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3 होता है 2h/a। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे h की तो आ जाएगा √3/2a। क्लास में कराए थे, नहीं करके आए होगे ना तो शर्म की बात है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, अब देखो एरिया पूछा है, एरिया पूछ लिया, अब एरिया पूछ लिया तो बहुत ही आसान है। एरिया तो सब कोई पढ़ के आया है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, हाइट कितना निकाल दिए √3/4a। अब देखो क्या आया, √3/2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √3/4a²। यहाँ से इसका एरिया आ गया बच्चे। हज़ारों बार ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास में और ये करना ज़रूरी था, ठीक है ना। चलिए अगला,
क्वेश्चन। देखिए यहाँ से हो गया शुरू सेक्शन 3, ये 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि एक ग्राफ खींचना है, जिसके लिए दिया गया, चलिए अब ग्राफ तो आप लोग खींच लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। चलिए अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन का जो सेट मैं लगवा रही हूँ आपको ना, इसको मैं 2 सेगमेंट में ख़त्म करूँगी। आज मैं केवल 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन करा रही हूँ, कल मैं आप लोगों को 1 नंबर वाले क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें कह रहा है कि जो त्रिभुज का लंब है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार यक्स है तो ये जो है आपका 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि यक्स -7 का है और ये 13 का है। मैंने क्लास में 5, 12, 13 का ट्रिपलेट पढ़ाया था। और आप इसको कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके यक्स स्क्वायर और यक्स -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चे, तो आपको मिल जाएगा यक्स की वैल्यू 5, ठीक है ना। यक्स की वैल्यू मिल जाएगी 12, ठीक है ना। अगर यक्स की वैल्यू 12 है तो ये 5 आएगा। अब आपसे आधार पूछा है कि लंब पूछा है, उसके अनुसार आप आंसर कर लेंगे। हमको लगता है आधार पूछा है, तो यानी कि ये 12 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32 और बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ऑल टाइम माई फेवरेट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। 35 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, कोसेक ए माइनस साइन ए। एक बच्ची जो मेरी बगल की बच्ची है वो बोल रही थी कि मैंने छोड़ दिया। बहुत मुझे थोड़ा दुख हुआ कि ये क्वेश्चन क्यों छोड़ दी, ठीक है। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था। कह रहा है कि इतना आएगा, इतना आएगा, ये बताइए, ठीक है ना। तो देखिए हम बता देते हैं कि अभी आएगा कैसे, ठीक है। चलिए ये आएगा, आप ये प्रूफ करना है, ठीक है। दो क्या LHS बराबर RHS प्रूफ कर देंगे तो कुछ गलत है। 1/sin है, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। 1/sin है माइनस साइन ए लिख लीजिए, है कि नहीं। और ये लिख लीजिए 1/cos ए माइनस cos ए, है ना। तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए हो जाएगा, बोलिए, इंटू 1 - cos स्क्वायर ए बाई cos ए। होगा कि नहीं होगा बताइए। और 1 - साइन स्क्वायर, अरे बच्चे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 पढ़ाए थे ना एक वीडियो में। मेरी वीडियो पड़ी हुई है, देख लीजिएगा आप लोग। बहुत ही आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री, पता नहीं क्यों लोग इसको हार्ड बना देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, और ये हो जाएगा ऊपर आपका कॉस स्क्वायर ए। बूस्टिंग नहीं कर रही हूँ बच्चे, बूस्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस समझा रही हूँ आप लोगों को। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी मेरे से भी महारथी हो जाएंगे। मैं कोई महारथी वारथी नहीं हूँ, ठीक है। ये बगल में देखो बच्चा बैठा है, हमको चढ़ा रहा है कॉस ए साइन ए साइन ए। ये कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। इधर यानी कि LHS बराबर तो हमको इतना मिल गया, यानी RHS बराबर भी इतना आना चाहिए। तो बिल्कुल आएगा, आएगा कैसे नहीं, हम ला देंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे ला देंगे। अब देखिए 1 क्या है भाई, 1 क्या है, tan ए प्लस कॉट ए, यानी कि 1/sin ए बाई कॉस ए। अरे tan ए की वैल्यू होती है और cos ए बाई साइन ए। होता है कि नहीं होता है बच्चे, बता दो, बता दो। हाँ है तो होता है, बिल्कुल होता है। जब LCM लेंगे तो 1 ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए आएगा कि नहीं आएगा बताइए, साइन ए कॉस ए। तो ये 1 ये इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ऊपर जा कर के ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए दोनों तरफ बातें बराबर आ गई, तो दोनों तरफ अगर बातें बराबर आ गई तो ठीक है, काम हो गया। अगला सवाल। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर था, हाइट एंड डिस्टेंस का। ये थोड़ा सा इस बार अलग कर दिया गया है क्वेश्चन पूछने का तरीका। देखो क्या कर रहे हैं हम, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, उससे अलग अलग डायरेक्शंस में
ये इसकी लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ था और एक जगह पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉप हो रहा था, एक जगह पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा था और दूसरी जगह पर 45 डिग्री का। ठीक है, और ये एच है, यही निकालने को कहा गया है। बहुत ही आसान सवाल। चलिए आगे देखते हैं कैसे। अगर मैंने इसको यक्स माना, ठीक, तो ये तो 100 डिग्री माइनस एक्स आएगा। और बच्चे आज आपको एक कंसेप्ट और सिखा देती हूँ। ये अगर 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? जब ये भी 45 और ये भी 45 तो यानी कि आमने सामने की साइड्स बराबर होंगे, यानी है कि एच बराबर जो होगा वो एक्स के होगा। बोलिए, तो अब क्या करना ही रह गया? tan 60 डिग्री की वैल्यू वही पुट करनी रह गई ना। तो क्या h/100 माइनस यहाँ लिखोगे तो यही ना लिखोगे, h/100 माइनस एक्स, यही लिखेंगे, है कि नहीं? यही लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू तो तुमको पता है और h किसके बराबर हो गया? यक्स के हो गया। तो 100 माइनस एक्स है ना। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे ना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी। ठीक है ना, ये आ जाएगा 100√3 माइनस √3 एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 100√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यक्स प्लस √3 एक्स, यही आएगा। यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 100√3 बाई √3 प्लस 1 आएगा। अब देखिए यहाँ इसको रेशनलाइज कर देंगे, यहाँ इसको रेशनलाइज कर देंगे, बस क्या ही करना ही है, यक्स की वैल्यू निकल जाएगी। यक्स इज इक्वल टू क्या है? रेशनलाइज करोगे ना तो आएगा 100 इंटू √3 प्लस माइनस 1 इंटू √3 और बटे में आ जाएगा 2, ये तो कट जाएगा 50, यानी आएगा क्या? 50 3 माइनस √3। अब अगर डेसिमल में दिया होगा तो भी सही है और इस तरह से अगर आंसर आ रहा है तो भी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान। देखो कह रहा है ना कि 22 सेंटीमीटर वाला एक घन है। देखो ये एक घन है जो 22 सेंटीमीटर का है और इसको क्या किया गया है कि पिघला दिया गया है और 7 सेंटीमीटर का एक बेलन बनाया गया है लंबा। ठीक है ना, ये बनाया गया है बेलन। ठीक है ना, और इसकी लंबाई दी है 7 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल था, बड़ा ही आसानी से इसका आंसर आने वाला है। देखिए ये इसका अगर वॉल्यूम पूछूं तो तुम कहोगे 22 इंटू 22 इंटू 22, है ना। अगर इसका देखो क्या नहीं बदलेगा, जब इस क्यूब को आप पिघलाओगे ना तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। ठीक है ना, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, शेप चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज होगा बच्चे। तो वॉल्यूम जो है इन दोनों की बराबर ही आनी चाहिए, यानी कि इस क्यूब की और इस जो आपका सिलेंडर है उसका वॉल्यूम सेम आना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? πr² h। ठीक है ना, πr² h होता है। बस 22/7 इसकी वैल्यू पुट कर देना था, r² इंटू 7 और ये हो जाएगा 22 इंटू 22 इंटू 22। देखो ये 22 इंटू 22 कट गया, ये 7 इंटू 7 कट गया। यहाँ से r की वैल्यू 22 इंटू 22 आ गया, यानी कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। यही 22 सेंटीमीटर इसका आंसर था। r ही पूछा गया था आपसे और बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है मोड निकालना है भाई। देखो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ। मोड इसका आंसर आ रहा है आपका, मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ भाई। बहुत ही आसान सवाल था और इसको जो लोग किए होंगे तो उनका आंसर भी आ जाएगा। मोड जो है उसका आंसर आया है, आपको मैं बता देती हूँ। इसका आंसर 24 आ रहा है। ठीक है ना, बस चलिए धन्यवाद। आप लोग इसको देखिए, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कल मैं MCQ का आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। ठीक है, और ये एनालिसिस था 2 नंबर और 5 नंबर वालों का। ठीक है ना, अब कल MCQ करेंगे हम लोग और आप लोग इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू, शुभ रात्रि।